हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मनी की। मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा। आधुनिक युग मुद्रा का युग है। आज मानव जीवन की जो सभी आर्थिक क्रियाएं हैं वो मुद्रा से ही पूरी होती हैं। मुद्रा ही एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ घूमती हैं। आज विश्व की सभी आर्थिक क्रियाओं का जो केंद्र बिंदु है वो मुद्रा ही है। या हम कहें मुद्रा को मानव के मुख्य आविष्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रोफेसर क्राउथर के अकॉर्डिंग ज्ञान की प्रत्येक शाखा का अपना एक मौलिक आविष्कार है। मतलब जो स्थान पहिए का यांत्रिकी में है, अग्नि का विज्ञान में, वोट का राजनीति में, और ठीक वही स्थान अर्थशास्त्र में मुद्रा का है। तो अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि मुद्रा होती क्या है। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहा जाता है, और ये जो मनी शब्द है इंग्लिश का, वो उसका जो डेरिवेशन है या वो कहाँ से लिया गया है, वो लैटिन भाषा के मोनेटा से लिया गया है। मोनेटा जो है वो रोम की देवी जूनो का दूसरा नाम है। रोम में पहली टकसाल जहाँ सिक्के घड़े गए वो देवी जूनो या मोनेटा के मंदिर में ही खुली थी, और जो रोमन सिक्के थे उस पर एक तरफ देवी का सिर अंकित रहता था, और इस टकसाल के उत्पादन का नाम इस देवी के नाम पर ही मनी पड़ गया। तो मनी क्या चीज़ है? मनी कोई भी वो वस्तु हो सकती है जिसे हम सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का माप मेजर ऑफ वैल्यू, धन का संचय स्टोर ऑफ वैल्यू, और ऋणों के भुगतान स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर क्राउथर ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो भी इसी तरह की है। उनके अकॉर्डिंग मुद्रा की परिभाषा किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता हो, और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करती हो। इससे पहले कि हम मनी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करें, हमें कुछ बार्टर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ या कमियां सामने आई, जिसके कारण ही मनी का इवोल्यूशन संभव हो पाया। तो बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी पुराना मेथड ऑफ एक्सचेंज है। बहुत सेंचुरीज पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी। इसमें क्या होता है, ये वो प्रणाली है या बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान वस्तुओं और सेवाओं के बदले में ही किया जाता था, या हम कहें गुड्स और सर्विसेज लेकर बदले में गुड्स और सर्विसेज ही दी जाती थी ताकि मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। ये सिस्टम तब चलता था जब ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती थी, लिमिटेड वांट्स थी, तो वो एक दूसरे से गुड्स का एक्सचेंज करके उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। लेकिन इस सिस्टम में काफ़ी डिफ़िकल्टीज सामने आई, काफ़ी दिक्कतें सामने आई, जिसमें मेन सबसे पहली दिक्कत क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली शर्त मेन ये है कि उसके लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना ज़रूरी है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मतलब है कि दो व्यक्ति जो आपस में मान लो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उनके पास जो आपस में जो वस्तुएं हैं वो तो एक तो उपयोगी हों और उनको एक दूसरे की आवश्यकता भी हो। कि मान लीजिए राम है, जिन वस्तुओं को बेचना चाहता है उनकी शाम को आवश्यकता हो, और राम जिन वस्तुओं को खरीदना चाहता है उन्हें शाम बेचना चाहता हो। तो इस तरह से आपस में राम और शाम की क्रियाओं में तालमेल होना ज़रूरी है। अगर आपस में तालमेल नहीं है, आप जो चीज़ खरीदना चाहते हो सामने वाले के पास वो चीज़ नहीं है, और जो सामने वाला जो चीज़ खरीदना चाहता है वो आपके पास नहीं है, तो आपस में आपके जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और इस तरह से ऐसा पर्सन ढूंढने में काफ़ी समय भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इस तरह से ये मेन कमी पाई गई वस्तु विनिमय प्रणाली में कि उसके लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना ज़रूरी था, और अगर वो मिल जाता था तो बेस्ट है, अगर वो नहीं मिलता था तो उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते थे। दूसरी मेन जो इसमें दिक्कत थी बार्टर सिस्टम की वो है नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू,
कि इसमें कोई मूल्य की साझी इकाई नहीं होती थी जिसके माध्यम से हम लेन देन का माप कर पाएँ। कि मान लो वस्तुओं की कीमत किसी, मान लो जैसे आजकल चलती है रुपीज़ में या डॉलर में, इस तरह से कोई मेजरमेंट नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में गुड्स की जो कीमत को मापने का। कीमत वस्तुओं के रूप में ही होती थी। मान लो हम कहें मान लो एक पुस्तक की कीमत है 1 शर्ट के बराबर, या 4 जोड़ी जुराबों के बराबर, या 3 कोक के बराबर। इस तरह से मतलब वस्तुओं का जो मूल्य था वो वस्तुओं के रूप में होता था और इसके लिए कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। ये भी एक मुख्य दिक्कत थी कि मूल्य का माप प्रॉपरली नहीं हो पाता था उस बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। तीसरी मेन दिक्कत थी कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता की। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका हम विभाजन नहीं कर पाते, या हम अगर विभाजन करेंगे तो वो उसकी जो यूटिलिटी है वो नष्ट ही हो जाएगी। इन्हें हम अविभाज्य वस्तुएं बोल सकते हैं। कि मान लो हम कहें कि एक हॉर्स है, उसको आपने अगर बेचना है बार्टर सिस्टम में तो उसकी वैल्यू 2 बकरियों के बराबर है। और मान लो घोड़े का जो स्वामी है, जो घोड़े का मालिक है, वो सिर्फ एक ही बकरी खरीदना चाहता है तो उसे आधा घोड़ा बकरी के स्वामी को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखने में मतलब सुनने में भी क्या लगती है, हास्यास्पद लगती है, हास्यास्पद कि जो चीज़ें डिविजिबल नहीं हो सकती, अविभाज्य नहीं हो सकती, उनका हम वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रॉपरली माप नहीं कर पाते थे। तो अविभाज्यता से रिलेटेड भी कई दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट जो चौथी मेन कमी थी धन के संचय की, स्टोर ऑफ वैल्यू की। क्योंकि बार्टर सिस्टम में वस्तुएं ही धन थी, वस्तुओं के रूप में ही स्टोर करना पड़ता था मतलब आपको अपने धन को, और वस्तुएं या पशुओं के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में। तो इनके लिए काफ़ी मतलब स्थान की भी ज़रूरत होती थी इनको रखने के लिए। और पशुओं को अगर हमने जिंदा रखना है तो उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। और जो वस्तुएं मान लो गेहूँ के रूप में हमने स्टोर करके रख लिया सामान, तो वस्तुओं के मतलब नाशवान चीज़ें अगर हैं तो उनके खराब होने का भी काफ़ी डर होता था। और समय के साथ साथ वस्तुओं का आकार, बनावट, गुणवत्ता में भी चेंज हो सकता था। तो इस तरह से स्टोर ऑफ वैल्यू में भी काफ़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू की दिक्कत या मूल्य का हस्तांतरण। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो एक मुख्य कठिनाई ये भी थी कि इसमें आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपने मूल्य का अगर हस्तांतरण करना है तो वो भी मुश्किल था। क्योंकि मान लीजिए क्योंकि मनी तो थी नहीं, वस्तुएं ही आपका धन थी। तो वस्तुओं के रूप में ही मान लो आपने कहीं जाना है तो सब वस्तुओं को या तो बेच के जाना पड़ेगा या फिर आपको उन चीज़ों को साथ लेके जाना पड़ेगा जो चीज़ें आप साथ लेके जा सकते हो। मान लो मकान है, मान लो एक व्यक्ति मकान बेचकर किसी और स्थान पे जाना चाहता है तो उसको मकान बेच के उसके बदले में वस्तुएं या पशु वगैरह लेने पड़ेंगे। वस्तुएं भारी हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। मान लो पशुओं के रूप में हम लेके जा रहे हैं अपना धन किसी और जगह पे, तो पशु रास्ते में मर भी सकते थे। तो इस तरह से मूल्य का हस्तांतरण भी संभव नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो जिससे क्या था, साधनों की गतिशीलता काफ़ी सीमित हो गई थी और जिससे बाजार का आकार भी संकुचित बना रहता था। तो इस तरह से ये बार्टर सिस्टम की दिक्कतें थी जिसके कारण मतलब इन दिक्कतों के कारण क्या हुआ, मनी का आविष्कार संभव हो पाया। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मनी की मेन फीचर्स की या मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। इसके बाद हम इसके इवोल्यूशन की बात करेंगे कि मनी का कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो मेन इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली विशेषता मनी की कि ये लिक्विड एसेट्स हैं, तरल संपत्ति है, सबसे तरल संपत्ति है। तो तरल संपत्ति क्या होती है, सबसे पहले आपको मेन ये बात पता हो। तरल संपत्ति वो परिसंपत्ति होती है जिसे मतलब आसानी से ईजिली बिना किसी मूल्य या समय की हानि उठाए। मतलब ना तो किसी मतलब मनी का लॉस हो, ना पैसे का लॉस हो, बिना उस लॉस को उठाए आप वस्तुओं और सेवाओं के साथ उसको बदल सको, वो सबसे तरल संपत्ति होती है। तो मुद्रा क्या है, सबसे तरल संपत्ति है। क्योंकि मुद्रा का जिसके पास मनी है उसका जो ओनर है वो ईजिली शीघ्रता से बिना पैसा खर्च किए उससे मतलब किसी भी समय किसी भी चीज़ को खरीद सकता है। तो इस तरह से मनी क्या है, सबसे लिक्विड एसेट है। मान लो आपके पास मनी नहीं है, मान लो शेयर बॉन्ड्स पड़े हैं या घर की रजिस्ट्री पड़ी है, तो वो लिक्विड एसेट नहीं मानी जाएंगी। क्योंकि आप घर की रजिस्ट्री देकर बाज़ार से कोई भी सब्जी या कोई और चीज़ नहीं खरीद सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस रजिस्ट्री को या हम कहें घर को पहले बेचना पड़ेगा, उससे पहले मनी अर्न करनी पड़ेगी और उस मनी से ही आप चीज़ों को खरीद पाओगे। तो जो बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, ये भी क्या हैं, लिक्विड एसेट नहीं मानी जाती। सबसे लिक्विड एसेट क्या है, मनी है। क्योंकि इसके माध्यम से हम बिना किसी लॉस के मतलब तुरंत ट्रांजैक्शन संभव कर पाते हैं।
नेक्स्ट दूसरी इसकी जो मेन फीचर है वो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सामान्य स्वीकृति, कि मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के, मतलब सब तरह के लेन देन, सौदों के लेन देन के लिए भी, ऋणों के भुगतान के लिए भी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी एक्सेप्टेबिलिटी, ऐच्छिक स्वीकृति। मुद्रा का एक और मेन लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि लोग इसको प्राप्त करने के लिए मतलब लालायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, और इसको स्वीकार करने के लिए किसी पर किसी भी तरह का दबाव डालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लोग अपनी इच्छा से ही इसको स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये विनिमय का माध्यम है, ये तो है ही, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मुद्रा के द्वारा आप किसी भी समय वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हो, तो मुद्रा आपके लिए विनिमय के माध्यम का या लेन देन के माध्यम का भी काम करती है। नेक्स्ट है मीन्स एंड नॉट एन एंड, कि मुद्रा क्या है, साधन है, साध्य नहीं है, कि मुद्रा हमारे लिए डायरेक्टली कोई उपयोगी नहीं है, इनडायरेक्टली उपयोगी है, क्योंकि अगर मुद्रा हमारे पास पड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं है। मुद्रा के द्वारा जब हम वस्तुओं और सेवाएं खरीदते हैं और उन वस्तुओं और सेवाओं से हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तो तब वो हमारी संतुष्टि, आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन बन जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक साधन है, मतलब वस्तुओं की पूर्ति का ही हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि का साधन है, ये साध्य नहीं है। तो ये थे कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मनी के, जिसमें हमने बात की कि मुद्रा सबसे तरल संपत्ति है, इसमें सामान्य स्वीकृति का भी गुण पाया जाता है, इसे लोग अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेते हैं, और विनिमय का माध्यम है और साधन है, साध्य नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा की उत्पत्ति और उसके डिफरेंट फॉर्म्स की बात और नियर मनी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।